अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत का कल फैसला आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को हक और सच की फतह करार देकर खुशियां मना रही थी। मगर जमानत के फैसले के 24 घंटे के अंदर इमरान खान की बहन अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। कल शाम पंजाब पुलिस ने इमरान खान के भांजे और अलीमा खान के बड़े बेटे शारेस खान को 9 मई के केस में गिरफ्तार किया, जिन्हें आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने शारेस खान को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि आज अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खानदानी जराये ने दावा किया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस की समाअत के बाद वापसी पर शेरशाह खान को हिरासत में लिया गया, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर नवीद शाह ने भी शेरशाह खान की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामी में शेरशाह की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है और शेरशाह की गिरफ्तारी को अगवा करार देते हुए चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इससे पहले कल अलीमा खान के बड़े बेटे शारेस खान को जब गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जाम लगाया गया था कि सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने घर में जबरदस्ती घुसकर शारेस खान को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें जबरदस्ती साथ लेकर गए। अहम बात यह कि इब्तदाई तौर पर लाहौर पुलिस ने शारेस खान की गिरफ्तारी की तरदीद की थी। इस हवाले से वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि मैंने लाहौर पुलिस चीफ से बात की है और उनका कहना है कि शारेस खान को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। देखें, इस बारे में जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि ये क्वेश्चन या ये बात होगी तो मैंने लाहौर पुलिस चीफ से इस बारे में मेरी बात हुई है, तो उन्होंने जो इसको डिनाई किया है, उन्होंने कहा कि कोई हमारी तरफ से जो है वो उनको अरेस्ट नहीं किया गया। बाकी फर्दर इस बारे में मालूम किया जा सकता है कि किस पुलिस ने, या पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन फर्दर इस बारे में कोई मालूमात जो है वो हासिल की जा सकती है। मुझे सरेदस्त इस बारे में कोई इल्म नहीं है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि लाहौर पुलिस चीफ ने शारेस खान की गिरफ्तारी की तरदीद की, मगर इसके कुछ ही देर बाद DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने शारेस खान की गिरफ्तारी की तस्दीक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी को इमरान खान की जमानत के फैसले का रद्द-ए-अमल करार दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि ये गिरफ्तारी इमरान खान के अहले खाना को हरासा करने की कोशिश है। शारेस खान का 9 मई के किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं है और ना 2 साल के दौरान उनका नाम कहीं सामने आया था। 27 माह तक शारेस खान इस शहर में रहते रहे हैं, कहीं वो छुपे नहीं हैं, कहीं रूपोश नहीं हुए, कभी एक दफा उनको तलब नहीं किया गया। कल इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है, उसके जवाब में ये हरासा करने की कोशिश है। 27 माह ये मामला जो है खेला गया, सैकड़ों लोगों को चलान किया गया, उन पे मुकदमे चलाए गए, शारेस खान का नाम कहीं भी नहीं था। आज अचानक हमें पता चलता है कि शारेस खान भी 9 मई के हवाले से मतलूब है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, फोन का रिकॉर्ड मौजूद है कि 6 मई से लेकर 13 मई तक शारेस खान चित्राल में थे। कोई उनका ताल्लुक नहीं है 9 मई के किसी भी मामले से। अहम बात यह कि अलीमा खान के दोनों बेटों को 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के तकरीबन 26 माह बाद गिरफ्तार किया गया है। इन 2 सालों के दौरान अलीमा खान के बेटे शारेस खान ने न सिर्फ बैरून मुल्क सफ़र किया, बल्कि उनकी इमरान खान से मुलाकात की खबरें भी सामने आती रही हैं, मगर इससे पहले उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए अब इनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवालात उठ रहे हैं, जिस पर SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद शाह ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा है कि शारेस खान मरकजी FIR में नामजद नहीं थे, लेकिन बाद में ज़िमनी FIRs में उनका नाम सामने आया, इसलिए अब उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि इनकी गिरफ्तारी के लिए पहले भी छापे मारे गए थे, मगर वो गिरफ्तार ना हो सके थे। 9 मई के मुकदमात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खानदान के अफराद की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के केसेस में रिलीफ मिला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के लाहौर में दर्ज 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मुस्तरद करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया था। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि अब सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस में सजा इमरान खान की रिहाई में रुकावट है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह केस लगा, उसी दिन इमरान खान को जमानत मिल जाएगी, मगर हुकूमत का दावा है कि इमरान खान की जल्द रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक हुकूमत के मुताल्लिका हुकाम मुतमईन है कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल करीब में रिहा होता नहीं देख रहे। खबर के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता है
और आला अदलिया में अपील्स फिक्स करने के मैकेनिज्म के मुताबिक इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील रवां साल फिक्स होने का कोई इम्कान नहीं है और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बता चुके हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक इमरान खान रावलपिंडी डिवीजन में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 के एहतजाज से मुतल्लिक 43 केसेस में नामजद हैं, जिनमें से 8 केसेस में इस वक्त वो जुडिशल रिमांड पर हैं, जिनमें जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त भी अभी तक जमा नहीं करवाई गई है। इसके अलावा 9 मई के केसेस में कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की सजा और नाअहली के बाद इन ओहदों पर नई नामजदगियों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही है। मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली बुखारी की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ऐलान किया था कि इमरान खान ने कौमी असेंबली में महमूद खान अचकजई और सेनेट में आजम सवाती को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम सवाती साहब को। पंजाब असेंबली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। मगर कल सलमान अकरम राजा ने कहा कि उमर अयूब, शिबली फराज और मलिक अहमद बछड़ अपोजिशन लीडर बरकरार रहेंगे। ये कहना कि इमरान खान ने उनकी जगह किसी को नामजद किया, ये गलत बयानिया है। इमरान खान ने जो नाम तजवीज़ किए हैं वो हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर किए गए हैं। उमर अयूब साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं कौमी असेंबली में, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं सेनेट में। ये दोनों पार्टी का अनमोल असासा है। और इसी तरह अहमद खान बच्चर साहब पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन। इंशाअल्लाह ये सुरखरू होंगे, जो झूठी सजाएं इनको दी गई हैं वो ख़त्म होंगी और ये बदस्तूर कायम रहेंगे बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली में, सेनेट में और पंजाब असेंबली। ये कहना कि पार्टी ने कोई फैसला किया है किसी तब्दीली के हवाले से, बिल्कुल गलत बयानिया है। खान साहब की जानिब से ये आया हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर अगर ज़रूरत पेश आ जाती है, इन तमाम कानूनी लड़ाइयों के बाद जो तमाम कानूनी मार्के हम समझते हैं कि हम जीतेंगे, अगर इसके बावजूद ये ज़रूरत पेश आती है कि वक्ती तौर पर कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन कायम किए जाएं, तो उनकी जानिब से ज़रूर हमें रहनुमाई दी गई है। लेकिन इस हवाले से मैं समझता हूँ इस वक्त कोई बात हतमी नहीं है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान के वकील भी हैं और इसी हफ्ते उन्होंने इमरान खान से मुलाकात भी की। अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुकदमात में इमरान खान को जमानत दी तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुशियाँ मनाई, इसको अपनी फतह करार दिया और ये भी कहा कि शायद जो मुश्किलात है वो कम होने वाली है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 24 घंटे में इमरान खान के 2 भांजे अलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है, यानी मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं आप लोगों की। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। देखिए यार, बात यह है कि मुश्किल वक्त जो सलमान राजा साहब ने कहा, डेफिनेटली उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अल्टीमेटली जो एक बहुत बड़ा एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया जा रहा था 9 मई के हवाले से, और उसका जो पिवटल रोल जिसको करार दिया जा रहा था, जो सारे इशू का न्यूक्लियस करार दिया जा रहा था, वो इमरान खान साहब को दिया जा रहा था। और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की बेल्स, जो कि वैसे एज अ प्रोफेशनल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करूँ, जो कि ट्रायल कोर्ट को देनी चाहिए थी, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से वो बेल्स हुई। और आपको पता है कि खान साहब को बिहाइंड द बार्स गए हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ ही। अल्टीमेटली खान साहब के खिलाफ सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, आपको 200+ केसेस जो हैं, जो हमें रफ फिगर हमें पता चलती है सारे पाकिस्तान पूरे में वो थे उसके ऊपर, और उनके ऊपर जो कि जितने केसेस थे उनमें से अब वो या तो बेल आउट हो चुके हैं या तो उनका एक्विटल हो चुका है। और ये एक केस है जिसमें उनकी पनिशमेंट की गई थी, कादर ट्रस्ट वाले केस जिसमें कन्विक्शन है, और वो भी अपील नहीं लग रही। हम जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, हम अपनी पटिशन्स डाल रहे हैं, अर्ली हियरिंग पटिशन्स डाल रहे हैं, हमारी लीगल टीम लगी हुई है कि यार सुन तो लेना कम से कम। इसमें वो बीबी साहब और लेकिन अपील तो मेरे ख्याल से रजिस्ट्रार ने कह दिया था कि अगले साल लगेगी, सेंटेंस सस्पेंशन के लिए सस्पेंशन तो सुन लेना, सस्पेंशन सुन लें। स्पेशली आप बीबी की भी नहीं लगने दे रहे यार, उसके अंदर रजिस्ट्रार साहब का भी और मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी हमने खुद कई दफ़ा मिले, उन्हें कहा सर फॉर गॉड सेक लेसर पनिशमेंट है, प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती, खातून है, आपने तो लगाई नहीं यार, चलो इंसाफ देना ना देना तो बात की बात है, फिक्स तो कर दें पहले। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी और इसके बाद जो ऑर्डर आया, अगर आपने वो पढ़ा हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मोहतात अंदाज में ये कहा है कि जो भी एविडेंस है उसको ट्रायल कोर्ट देखेगा कि वो दुरुस्त है या नहीं है, उस पर कोई फाइनल जजमेंट या ऑर्डर नहीं पास किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये कहना कि बेल मिल जाएगी, बेल मिल गई, इसका मतलब केस कमज़ोर हो गया, ये तो अभी तक वैलिड आर्गूमेंट नहीं है ना? नहीं, ये वैलिड आर्गूमेंट है। उसका रीज़न ये है कि जो बेल हमारी रिजेक्ट की थी लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी तफसील लिखी थी, जिसको आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग में टच नहीं करने दिया उन्होंने, बिकॉज
कि उसके अंदर क्लियरली डिसाइड हो गया ये कि जनाब आपने जो हाई कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ, जो इतना लंबा चौड़ा पूरी डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द केस दी की हुई है, दैट इज़ नॉट परमिसेबल, नॉट डिजायरेबल एज पर लॉ। सो आपको बेल डिसाइड करने के लिए ओनली बर्ड आई व्यू के खिलाफ भी कोई ज्यादा नहीं लिखा अपने फैसले, इसीलिए कि उसके अंदर उन्होंने एक चीज कह दी, बार बार वो कह रहे थे कि हम मैरिज टच नहीं करते, वो हमें तो नहीं सुना रहे थे, वो जिन्होंने नीचे फैसला किया हुआ था उनको सुना रहे थे कि जनाब ये एक देखें एक कॉन्सेप्ट है, आप किसी वकील से पूछेंगे जो प्रोफेशनली होगा क्रिमिनल, तो यही कहेगा कि जी टू डिसाइड द बेल एप्लीकेशन ओनली बर्ड आई व्यू इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द बेल एप्लीकेशन, और टेंटेटिव असेसमेंट के ऊपर बेल डिसाइड होती है। डीपर स्क्रूटनी ऑफ केस इज नीदर परमिसेबल नॉट डिजायरेबल। लेकिन जो हुकूमती रहनुमा कल आए उन्होंने ये कहा कि बाकी जो आपके रहनुमा थे, चाहे वो शिबली फराज हो, उमर अयूब हो, उनको भी पहले बेल मिल गई थी 9 मई के केसेस में, लेकिन फिर जब ट्रायल कोर्ट में फैसला हुआ तो उनके खिलाफ आया, उनको सजा हो गई। वो यही एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं कि फिर इमरान खान के साथ नहीं, ये देखें दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों को। मैं आपको बताऊं खान साहब की जहाँ तक 9 मई के हवाले से बात बताऊं, मैं 2 केसेस को आपको डिफाइन करता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। खान साहब को 9 मई को कहाँ पर थे, वो तो हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया, और लकीली जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ, मैं उस टाइम उनके साथ था, आखिरी बंदा मैं था वहाँ जब उनको अरेस्ट किया गया। 10 तारीख को सुबह जो है उनको 3 वकीलों से मिलने दिया गया, जब ये पुलिस हिरासत में थे IG ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर। तो वहाँ पर जब हम पुलिस लाइन्स गए, उसमें भी मैं शामिल था, बैरिस्टर गौर थे और ख्वाजा हारिस साहब थे। देन उसके बाद नेक्स्ट डे 11 को उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद वो बाहर आ गए। 9 मई के टाइम तो खान साहब थे ही नहीं, तो मुकदमा तो ये है नहीं ना उनके ऊपर, तो ये कि कॉन्स्पिरेसी बनाई उन्होंने, 7 तारीख को बनी, 7 तारीख को जमान पार्क में मीटिंग हुई, 5 तारीख को चक्री में हुई। एक्चुअली ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। मुझे नहीं कह सकते उन्होंने प्रूव करना है इस चीज को। देखिए ना, दूसरी चीज आ गई साहब के हवाले से थी, उस टाइम वो भी कराची में थे, आगा खान हॉस्पिटल में उनकी वाइफ की सर्जरी थी, उनके टिकट्स आना जाना, उनके स्टेटमेंट्स, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड आई हुई है। अब कॉन्स्पिरेसी की 2 चीज़ें आ गई, 2 थ्योरीज आ गई। मैं सोच रहा था, और मैं हर जगह ये डिस्कस भी करता था कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान हमारा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। रीज़न बीइंग कि आज तक हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कॉन्स्पिरेसी को रो रहे हैं कि 109 में बंदा फांसी लगा दिया आपने, और 30 साल बाद हमने कहा कि ये गलत हुआ है। अब एक प्रेसिडेंट बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता बेल्स डिसमिस हो जाती, तो ये कल किसी और के ऊपर भी एप्लीकेबल होनी थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रायल कोर्ट की हद तक अभी भी जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी है। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया, बाकियों को उसी चीज में सजा मिल गई। मैं उसी चीज की फवाद चौधरी और जैन कुरैशी के हवाले से जो पुलिस की आर्गुमेंट थी वो गलत साबित हुई, बाकियों के हवाले से मान ली गई, तो इनकंसिस्टेंसी तो है ना। तो ट्रायल कोर्ट लेवल पे इमरान खान बरी होंगे नहीं होंगे, शायद लेटर ऑन हो जाए। मैंने आपको क्यों ये चीज कही, मैंने शाह महमूद कुरैशी की एग्जांपल इसलिए दी कि उनकी प्ली ऑफ अलेबाई थी, प्ली ऑफ अलेबाई थी कि वो वहां पर थी और प्रूव्ड थी। तो खान साहब की तो प्ली ऑफ अलीबाई अंडरस्टूड है कि कहाँ पर थे वो, किस जगह पे थे, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो तो पुलिस गवर्नमेंट के पास थे, पुलिस की कस्टडी में थे। तीसरी चीज़ आपको बताऊँ मैं कि जो ट्रायल की बात आपने की, ट्रायल तो खान साहब का अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। ट्रायल तो खान साहब को तो अभी तक कॉपीज जो होती है, एलिगेशन कॉपीज डिलीवर होती हैं, वो नहीं हुई। खान साहब का जो है अभी तक तो फर्द जुर्म ही लगा, चार्जशीट ही फ्रेम नहीं हुई। तो ये दिल्ली दूरस्त वो बहुत चीज़ें अगर आज कल लगा देते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी पिटीशन लगा देते हैं, तो खान साहब तो जब डिसाइड होता है भांजों की कल जो गिरफ्तारी हुई तो वो बाहर आ जाते हैं। उनके भांजों की जो गिरफ्तारी, एक की कल हुई एक की आज हुई, इसके पीछे फिर क्या रीजन है? क्योंकि आज सलमान अकरम मिजाज साहब ने कहा कि कल जमानतें हुई और फिर ये हो गया, तो क्या इस वजह से हुई ये गिरफ्तारी या कोई और वजह है? देखें कनेक्टिविटी तो है, अगर वो उस केसेस में इन्वॉल्व थे तो क्या 2 साल तक प्रोसिक्यूशन सोई रही है? और अगर प्रोसिक्यूशन इतनी नालायक है कि 2 साल तक उनको ये नहीं पता था, तो आईजी स्मिथ साहब को घर भेज देना चाहिए कि उनको अगर फेयर चीज़ें भी नहीं पता चलती अगर उनके बकौल, तो उनको घर चला जाना चाहिए, फिर तो कैपेबल ही नहीं है वो। और अगर उन्होंने इसको बाद में जिम्नियों में डाला है, बाद में इनको उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आज यही कहा है पुलिस ने, के हवाले से यही कहा है कि जिम्नियों में उनका नाम है। अगर उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए डाला है और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए डाल के उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया है, तो उसके लिए रेमेडीज़ मौजूद हैं, पुलिस लॉज मौजूद हैं, पुलिस रूल्स 1934 मौजूद हैं कि आपको अगर बंदा भाग नहीं रहा, बंदा आपके सामने है, तो आपको उसका एम्पल चांस देना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, जो आपकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है जिसको ततीमा बयान कहते हैं और बाद में ज़िम्नियों में लिखा जाता है, थ्रू ततीमा बयान ही होता है ना, CRPC में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। और जितने हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं उसको अगर देख लें तो अक्सरियत उसमें ये कहती हैं कि दिस इज द ओनली वन थिंग टू फिल अप द लकूनास ऑफ द केस प्रोसिक्यूशन यूज करती है। शारिस के हवाले से तो ये कहा जा रहा है, दैट्स व्हाई कि हमेशा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जितने लोग होते हैं वो कभी भी कन्विक्ट नहीं होते, वो या बरी हो जाते हैं या उनकी बेल्स ग्रांट। हाँ, लेकिन फिलहाल तो उनको घर में घुस के जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, फिर उनका रिमांड भी दे दिया गया 8 रोज़ा, और उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनका नाम तो पहले भी 9 मई में नहीं आया। लेकिन आप ही के पुराने साथी, पुराने अगर मैं कह सकूँ, शेर अफजल मरवत MNA तो है अभी भी, लेकिन शायद पार्टी से अब दूर हो गए, वो इतने अरसे से ही कह रहे थे कि शेरशाह जो दूसरा बेटा अलीमा खान का,
वो हसन के साथ था, हसन न्याजी के साथ था, उसी जगह पे जहाँ पे वो मौजूद थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, शेर शाह का नहीं हुआ। ये एक अरसे से वो कह रहे होंगे, आपने सुना होगा टीवी पे। देखिए वो तो वही बताएगा ना, मैंने तो उसके बारे में मुझे तो नहीं पता इनके चीज़ों का, लेकिन मुझे तो कल इतना पता है कि मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, मेरे साथ बैरिस्टर अकील साहब बैठे हुए थे, वहाँ पर हम पहुँचे तो मुझे फ़ोन आया और खुद अलीमा खान साहबा ने कॉल की कि उनके घर में रेड हुआ और बेटा उठा के ले गया। और वैसे तो सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा था विद सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन एज वेल कि जो है लेने और बेटे को गए थे, उठा और को लिया गया। सो ये सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं इस पर एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये सारा इम्तिहान किसका है, ये सारा सख्त टाइम हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, ये सारा इम्तिहान जो है ना ये जुडिशरी का है। ये जुडिशरी का है जिनके हाथ में काज़ियुल क़यूद है, जिनको अल्लाह ने मिज़ान अता किया है, और एक खजूर का फैसला भी गलत करेंगे ना तो वो जिम्मेदार है। तो जो कस्टडी 8-8 दिन की दे रहे हैं किस पर्पज़, देखें कस्टडी एक चीज़ होती है, ये चीज़ गायब होगी, आपने इन्वेस्टिगेट करना है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने मेरी बॉडी इन कस्टडी देनी है, वो बॉडी इन कस्टडी आप दे रहे हैं फॉर व्हाट पर्पज़, 8-8 दिन के लिए, और किस चीज़ के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द ज़िम्नियाँ जो लिखी गई हैं। तो अगर उन्होंने ट्रायल हो गया, अगर उनकी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, और एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद सारी चीज़ें ट्रायल के बाद आपने लोगों को कन्विक्ट भी कर दिया, एक्विट भी कर दिया, सारा कुछ हो गया, तो उन चीज़ों में अगर ये चीज़ें शामिल नहीं थी तो फिर तो ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। चले कानूनी मामला एक तरफ, मैं पूछ रहा हूँ वजह क्या आपको नजर आ रही है, इस गिरफ्तारी के पीछे रीज़न क्या है? देखिए गिरफ्तारी के पीछे रीज़न यही है कि किसी तरह ये जो उस तरह सीटों के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ये हम पे प्रेशर डालना चाहते हैं, और जो भी हमारी सक्सेस होती है अल्टीमेटली, देखें अल्टीमेटली सक्सेस तो हक ही होती है, ये तो नेचुरल फनेमना है। अब आपने जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसके अगेंस्ट वो कोई ना कोई चीज़ लेकर आ जाते हैं। अफसोस इस चीज़ का जो हमारे पुलिस और ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, आपके जुडिशरी है, इन सब ने अल्लाह को जान देनी है, और ये ओथ के नीचे आए होते हैं, इन्होंने हलफ उठा के आए हुए हैं पाकिस्तान के लिए, और ये हम लोगों के पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से दूसरा, कल जैसे मैंने अभी कोट किया कि सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि एक और केस रह गया जिसमें कन्विक्शन है 190 मिलियन पाउंड की, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स कवर करते हैं उन्होंने बताया, जो कोर्ट्स को कवर करते हैं, कि 43 केसेस तो पिंडी में, जिसमें 8 में जुडिशल हुआ है इमरान खान का, क्योंकि ऑलरेडी वो अडियाला जेल में थे तो जुडिशल कर दिया गया उनको। फिर एक कत्ल की FIR है 26 नवंबर के हवाले से, एक पुलिस वाले की कत्ल की FIR में भी उनको मरकज़ी तौर पे नॉमिनेट किया हुआ है, मरकज़ी मुलजिम के तौर पे नॉमिनेट किया हुआ है। तो इसका मतलब रिहाई अनकरीब इमरान खान की मुमकिन नहीं है। शायद देखें जितनी भी खान साहब के ऊपर FIR हैं, इन सब में जो एक्यूज़ हैं सबकी बेल्स ग्रांट हुई है। तो आपने जिसमें जुडिशल हुआ है उसमें तो अप्लाई नहीं किया, आप देखें, आप किसी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते, आपने रूल ऑफ कंसिस्टेंसी तो करना है ना। हाँ। अगर आप और मैं 2 मुल्ज़िम हैं केस के अंदर, एक की बेल हो जाती है और एक की लेसर फुटर में रोल होता है, तो ये नहीं हो सकता, अप्लाई करना पड़ेगा और बेल मिलनी पड़ेगी ना। अगर 8 मुकदमात में जुडिशल है तो इसका मतलब 190 मिलियन पाउंड केस लेट्स सपोज खत्म हो जाता है सितंबर में जब अदालतें खुलती है, लेकिन तब भी इन केसेस में बेल लेनी पड़ेगी। देखिए बेल लेना इज नॉट द इशू, क्योंकि मैं इसमें बार-बार आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, तोशाखाना 2 हो जाएगा। देखिए ये अब मैं ना छोड़ूंगा तो कोई इलाज नहीं है ना। आप एक पकड़ें, दूसरे में कर लें, दूसरे में पकड़ें, तीसरे में कर दें, तीसरे में छोड़ें, चौथे में अगर आपने अंदर रखना है, प्रोसिक्यूट ही करना है, तो आपका तो दुनिया के सामने मजाक ही बना ना, जुडिशरी को अपना जवाब देना। मैं बार-बार ये सारा बर्डन, आप सिर्फ वकील हैं, आप एक सियासी शख्स भी हैं, और आपकी इमरान खान से मुलाकात अभी भी हुई है, इसी हफ्ते हुई है। इमरान खान को नजर आ रहा है कि उनकी रिहाई फौरी हो जाएगी, या उनको पता है कि मुझे अभी अंदर ही रहना है? देखें जी, इमरान खान साहब से मैं वो शख्स हूँ जिनकी सबसे मुलाकात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स। उन्होंने जाते ही बड़ी मुस्कुरा के मुझे मिले, जैसे मिलते हैं बड़े रोशन तरीके से, और उन्होंने पहली बात ये की कि एक बात याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद तुलू होता है सूरज सुबह, और वो इंसाफ का होता है, हक़ का होता है, अल्लाह अनल हक़ है, और इंशाल्लाह लास्ट विल बी अवर्स। उनका स्पिरिट ही इतना हाई है, ही इज़ मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, ही इज़ अ सुपर ह्यूमन। सो सुपर ह्यूमन लोग जो हैं उनकी सोच भी बड़ी होती है, उनका कद भी बड़ा होता है, उनकी हिम्मत भी बड़ी होती है, और अल्लाह पाक उनकी मदद भी करते हैं। और ये सुपर ह्यूमन से सिर्फ आप ही की मुलाकात क्यों हो पा रही है, क्योंकि आपकी पार्टी में ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है कि 6 लोगों के नाम थे, लेकिन अली बुखारी साहब को मिलने की इजाज़त मिल गई। उससे पहले भी आप मिले थे, वजह क्या इसकी? नहीं, मैं उससे पहले नहीं मिला, मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी खान साहब से रमज़ान में, अब मंगल को हुई है, और उसके बाद रमज़ान के बाद अभी 4 महीने बाद मुलाकात हुई है। एक्चुअली जो नाम दिए जाते हैं, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पे दिए जाते हैं, उसके अंदर 6 वकला के नाम होते हैं जो खान साहब की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसके अंदर वही लोग डाले जाते हैं जो इजीली 24/7 अवेलेबल हो, क्योंकि मेरा गांव इस्लामाबाद, मेरा घर इस्लामाबाद, मेरी प्रैक्टिस इस्लामाबाद, मैं खान साहब के बाकी भी जाते हैं जी, बाकी भी जाते हैं। लास्ट ईयर भी मैं, लास्ट वीक में भी मैं गया था, नहीं जाने दिया। इससे पहले भी जब से ईद से कबर रमज़ान शरीफ के बाद नहीं जाने दिया गया, तो उसके बाद इस दफ़ा
मुझे जब अंदर उन्होंने नाम भेजे, मैं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर्स वगैरह ले रहा था और मैं थोड़ा लेट हुआ, तो मुझे अलीमा खान साहबा का कॉल आई, मुझे सलमान राजा साहब की कॉल आई, नईम पंजोता साहब की कॉल आई, क्योंकि हम 5-6 लोगों के नाम हर अल्टरनेट डेज पे ज़रूर डालते हैं कि हम में से कोई अंदर चला जाए जिसकी खान साहब के साथ। तो आपकी पार्टी में यही है ना कि जिसको मिलने की इजाजत होती है फिर उसको शक की निगाह से देखा जाता है। जब सलमान अकरम राजा को नहीं मिलने की इजाजत दी जा रही थी, वो खुद कह रहे थे कि बाकी पता नहीं कैसे चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं, सलमान राजा साहब ने ही मुझे कॉल करके मैंने कहा पार्टी के अंदर से जो सोशल मीडिया का पार्टी के अंदर भी ऐसी नहीं है। मैंने सारी पॉलिटिकल कमेटीज को खान साहब को मैंने आके बताया कि ये मैसेज थे, कोर कमेटी को मैंने बताया, क्योंकि मैं खुद कोर कमेटी का हिस्सा हूँ, मैं खुद लीगल कमेटी का हिस्सा हूँ। तो ऐसी बात कमेटीज में हमारी लीडरशिप में किसी भी जगह नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ट्रस्टेबल, हाई स्पिरिट पे है खान साहब। मेरी अर्ज सुन लें, मैं इतना ट्रस्टेबल जरूर हूँ कि खान साहब भी और पार्टी भी मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट अच्छी बात है, और इस तरह बिला वजह शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं हाई स्पिरिट में है, लेकिन क्या उनको उम्मीद है वो रिहा हो जाएंगे, या उनको पता है कि अभी भी मैंने जेल में रहना है और एक तवील अरसे तक रहना है? देखें, खान साहब ने वहाँ पर आइसोलेशन में उनको 4 वीक से रखा हुआ है, उनके पास अखबार नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनको किसी किस्म में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। उनकी जो जोजा मोहतरमा है वो भी साथ बैठी हुई थी, उनकी जब मुलाकात हुई वो भी आइसोलेशन में है, उनको भी किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। मोर ऑफ इट बुक्स भी नहीं दी गई, कह रहे हैं 4 हफ्तों से मुझे कोई अली किताब भी नहीं दी गई। इवन एंड अदरवाइज वो शख्स अंदर बैठे कह रहा है कि हक का फतह होगी, इंसाफ होगा, एंड वी विल बी इंशाल्लाह बहुत जल्द। न्यूज़पेपर, किताबें कुछ भी नहीं है खान साहब के पास। उन्होंने कहा 4 वीक से हर चीज़ बंद है, कोई बंदा बशर मुझे 4 वीक से नहीं मिला। आफ्टर 4 वीक्स यू आर द फर्स्ट वन जिनसे मेरी मुलाकात। 4 हफ्ते से किसी की मुलाकात नहीं। तो आप कह रहे हैं जब आपकी मुलाकात थी बुशरा बीबी भी वहीं पे थी? वहाँ पर थी जी, दोनों उनके हवाले से भी कुछ पीटीआई के लोग कह रहे थे कि वो इस वक्त काफी बेजार हो गई है अंदर, यही ऐसे ही? देखिए, वो भी हाई स्पिरिट में थी, मेरे से दोनों से कोई आधा घंटा मुलाकात। बुशरा बीबी की फैमिली थी वहाँ पर? मेरे से पहले बुशरा बीबी की फैमिली निकल चुकी थी जब मैं गया तो खान साहब और ये क्या है वैसे मामला बतौर वकील कि बुशरा बीबी की फैमिली मिलती है लेकिन इमरान खान की फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलने दिया जाता? डेफिनेटली जी, खान साहब की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। दैट्स वाई कि मुझे जब अंदर भेजा गया तो मुझे सलमान राजा साहब ने क्वेश्चंस दिए और अलीमा खान साहबा ने दिए, क्योंकि दोनों ने फ़ोन करके मुझे बुलाया और नईम साहब ने कि यार एक तुम्हारा ही नाम अप्रूव हुआ, तुम तो हो नहीं यहाँ पर, इस्लामाबाद से आओ फटाफट। तो आई रश टूवर्ड देयर के यार वहाँ पर पहुँचे जब तो देखा कि जी फिर अलीमा आपा थी और सलमान राजा साहब थे, मलक आमर डोगर साहब हमारे चीफ वेब भी वहाँ मौजूद थे। वजह क्या है कि बुशरा बीबी की जो फैमिली जब मिलती है तो बाहर आके मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन जब इमरान खान की फैमिली उनसे मिलती है वो बाहर आके मीडिया से बात करती है? इस वजह से रोका हुआ है? फैमिली उनके लिए आती है, हम लोग जाते हैं। मैंने भी बाहर आके मीडिया से बात की, लोगों को बताया, उनकी हेल्थ के बारे में बड़े क्वेश्चन से, वो बताया क्या पहना हुआ था उन्होंने, वो बताया उनका स्पिरिट क्या था। मैंने उनके लिए वर्ड यूज़ किया, ये याद रखिएगा, सुपर ह्यूमन। तो मैंने सारी बातें उनकी सुनी, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे सलमान राजा साहब ने, जो क्वेश्चंस मुझे अलीमा खान साहब ने बताए थे, मैंने उनको एज इट इज़ जो है एज अमानत अल्लाह की तरफ से जो खान साहब की थी मैंने उनको बताया। कौमी असेंबली और सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नामों के हवाले से क्या बताया उन्होंने आपको? देखिए जी, वो क्वेश्चन पुट किया था मैंने खान साहब के पास कि जी ये हमारे जनरल सेक्रेटरी बाहर खड़े हैं, सलमान राजा साहब ने कहा, उनको बताया मैंने कि अलीमा खान साहबा भी बाहर खड़ी हैं और चीफ वेब आमर डोगर साहब भी बाहर खड़े हैं। खान साहब ने उसको बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी। उन्होंने कहा जी कि उमर अयूब खान साहब एंड शिबली फराज साहब हमारे जो हैं वो अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली एज वेल एज द अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट मौजूद हैं। इनकी हमने लीगल बैटल लड़नी है टॉप एंड तक। हमने हर कानून का रास्ता अपनाना है, हर लीगल कार्रवाई जो है इनको बचाने के लिए करनी है और टॉप एंड तक करनी है। पूरी पार्टी ने, पूरी लीडरशिप ने, पूरी कमेटीज जितनी हमारी बनी है उन्होंने इनको बैक करना है और इनको लास्ट मोमेंट तक इनके साथ खड़े होना है। और हाँ ज़रूर, अगर क्योंकि हमें एक अप्रीहेंशन ये थी पूछने की वजह जो मुझे राज साहब ने बताई कि जी अगली मुलाकात डोंट नो किसकी होती है। सो द इशू इज़ के उन्होंने उनसे नाम जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी पंजाब के नाम मेरे पास ज़ुबानी मुझे याद नहीं है, मुझे भेजाएँ, मैं उसके अंदर देखूंगा। दैन सेकेंडली उन्होंने बिल्कुल महमूद खान साहब का नाम भी लिया और उन्होंने आज़म खान साहब का नाम भी लिया और उसके बाद ये पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा। जब आपने बताया कि ये 2 नाम लिए गए तो ये एक अंडरस्टूड था कि इनके नाम दे दिए जाएं बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट एंड कॉमी असेंबली। अभी तो हमारे केसेस पेंडिंग है भाई, जब तक केसेस पेंडिंग होंगे टिल दैट टाइम जो है हमने उमर अयूब खान साहब को और शिबली फराज साहब को वी हैव टू बैक देम एट ऑल। जब हमारे पास नहीं होंगे और हमें बनाने हैं। ये इमरान खान ने यही आपसे कहा था या ये पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है कि जब तक उनके केसेस खत्म नहीं हो जाते? खान साहब ने कहा। खान साहब देखिए, मैं आपके प्रोग्राम से एक बात कहूँ, मेरे पे ऑन ओथ हल्फ है जो खान साहब का लफ्ज़ टू लफ्ज़ है, मैंने लफ्ज़ टू लफ्ज़ एज अमानत जो है मैं उनको ही बता के था, वही मैंने आके पॉलिटिकल कमेटी को बताया, वही आके मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी को बताया, वही आके मैंने अपने चीफ विप को बताया, वही मैंने अपने चेयरमैन को बताया। जो मेरे पे प्रिकॉशन के हम बैटल लड़ेंगे उमर अयूब के लिए, शिबली फराज के लिए। इसके अलावा उन्होंने, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर ये नाम होंगे जी। इसके अलावा पॉलिटिकल कमेटी को जो उन्होंने मुझे बताया, जो उन्होंने कहने का, वो उन्होंने स्पेसिफिकली भी ये भी कहा कि जी पॉलिटिकल कमेटी
जो है जो इलेक्शंस हैं, बाई इलेक्शंस के हवाले से, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी अपनी बना लें पंजाब एंड के वो भी उनको बता दीजिए। मतलब बाई इलेक्शन जब होंगे तो पीटीआई अपने कैंडिडेट फील्ड करेगी। वो जो है हम अभी, क्योंकि आज भी हमारी मीटिंग है उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी की रात को, उसके अंदर केपी और पंजाब के अंदर अलग-अलग हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है जो भी है दैट सही। ये खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ही बड़ी क्लियर थी इसमें। तो वहाँ पे आपने वैसे पूछा कि महमूद खान अचकज़ई या उन्होंने कोई लॉजिक दी इसकी कि क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी में जब आप बाहर जाके बताएंगे सब ये कहेंगे हमारे इतने अपने लोग हैं, उनको नहीं, महमूद खान अचकज़ई को क्यों? मैंने नहीं पूछा जी, ना ही मैंने किसी का नाम पुट किया, ना ही मैंने पूछा। मेरे लिए जो मेरा उन्होंने कोई वजह बताई? उनको जो बात मैंने कही, जो बात उन्होंने मुझे कही, ठीक है, मैंने एज इट इज़ एज अमानत आके बता दीजिए। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं तो आज तक वैसे ज़ाती तौर पर महमूद खान अचकज़ई को मिला भी नहीं हूँ, मेरे तो इस्लाम दुआ नहीं है, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। नहीं, क्योंकि लेकिन इशू ये है कि मुझे खान साहब ने जो, और बीबी साहबा मौजूद थी वहाँ, दोनों बैठे हुए थे, उनके सामने ही हो रही थी सारी बात। जो क्वेश्चन पुट हुए उन्होंने 1 to 1, 1 2 3 4 5, क्योंकि ना वहाँ पर पेन लेके जाया जाता है, ना हमें टिश्यू लेके जाया जाता है। मैं आपको आप बता दूँ, मेरी ये घड़ी और ये जो अंगूठियाँ हैं ये भी उतार ली गई मुलाकात से पहले, तो इसलिए जो एज इट इज़ बताई मैंने एज इट इज़ बाहर आके बताया। सही। तो क्योंकि एक तो सवाल ये उठ रहा था कि महमूद खान अचकज़ई का जब नाम आया तो ऑब्वियसली पीटीआई के लोग फील करेंगे कि अगर हमारे एमएनएस मौजूद है उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा। दूसरा एक ये सवाल उठ रहा था, खान साहब का डिसीजन है, मैं उन्होंने लिया, ठीक है, उन्होंने जो बताया मैंने बता दिया। दूसरा एक ये कहा जा रहा था कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो मुज़ाहमती पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि आज़म स्वाति पहले करते थे, अब वो मुफाहमती पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये अप्रोच क्यों मुख्तलिफ है सेनेट में और कौमी असेंबली में? देखिए जी, ये कोई डिस्कस तो मेरे साथ नहीं किया खान साहब ने, उन्होंने मुझे नाम बताया, मैंने आके बता दिया, दैट्स इट। ये क्या लॉजिक्स हैं, क्या इसके पीछे थ्योरी है, खान साहब ने क्या बेहतर सोचा है। देखें, मैं सियासत में हूँ इमरान खान साहब की वजह से, मुझे घर से वो लेकर आए नहीं लग साहब वो, और पॉलिटिक्स में मुझे उन्होंने टिकट दिया, सेनेट का भी दिया था, नेशनल असेंबली का भी दिया, इलेक्शन लड़के बैठे हैं। मेरी सियासत खान साहब आईन और कानून को समझते हैं। अब कौमी असेंबली ने तो सीट विकेट करार दे दी, नोटिफिकेशन जारी हो गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, सेनेट में भी कौमी असेंबली में भी, तो फिर तो आपको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। और क्या पता अगर आप ना दें, फजल रहमान साहब की पार्टी से कोई आ जाएगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए, तो फर्दर प्रोसीडिंग जब तक अंडर आपका उमर अयूब के लिए दिया हुआ है, तो इसलिए जब तक वो दिया हुआ उन्होंने, शिबली साहब का भी साथ, दोनों की पिटीशन है, इसलिए जब तक वो पेंडिंग है तो दे आर तो तब तक कोई और जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बन सकता। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन, मैं कल पिटीशन फाइल करके चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर दोनों को कंटेम्प्ट में पेशावर हाईकोर्ट बुला लूं। ये अहकामात जो पेशावर हाईकोर्ट के हैं, ये दोनों ऐवानों के लिए है या सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए? देखें, आई एम नॉट द काउंसिल इन इट, उनमें गौर साहब खुद जा रहे हैं, चेयरमैन साहब खुद अपीयर हो रहे हैं, मुझे नहीं पता उसके अंदर। लेकिन मेरा अपना जो एक एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं असेस करता हूँ कि जब इस तरह की पिटीशंस जाती हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियसली जब आप नोटिफिकेशन तो इसी ने करना होता है ना, और आपकी प्रोसीडिंग्स सारी स्टार्ट होती हैं नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर से। जब प्रोसीडिंग्स ही नहीं होंगी तो फिर आपके ना नोटिफिकेशन हो सकता है ना कोई, मतलब कोई फर्दर एक्शन उमर अयूब और शिबली फराज के हवाले से नहीं लिया जाता जब तक उनकी अपील जो है वो पेंडिंग है, और दे आर द अपोजिशन लीडर एज वेल एज द चेयरमैन अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट, क्योंकि आपका डी नोटिफाई तो कर दिया लेकिन कोर्ट ने तो फर्दर प्रोसीडिंग से रोका हुआ, सो द सीट्स आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। मुतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या 27वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है? क्या 27वीं तरमीम के तहत मुल्क में नए सूबे बनाए जाएंगे? क्या एनएफसी का फॉर्मूला भी तब्दील होगा? और क्या वसाइल की सूबों से अजला तक तकसीम के लिए कोई नया कानून बनेगा? ये वो सवालात हैं जो मुल्की सियासत में पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रहे हैं। इस हवाले से खबरें भी सामने आ रही है, क्या सराइयाँ भी हो रही है, मगर हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ है कि इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम लाने का मामला ज़ेरे गौर नहीं है। जबकि एनएफसी फॉर्मूले से मुतालिक एक अहम खबर भी सामने आई है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत एनएफसी में सूबों का शेयर कम करने के लिए मनसूबाबंदी। सीनियर साफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नए नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर मुज़ाकरात से पहले अपने मौक़िफ़ को हतमी शक्ल देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अंदरूनी मुशावरत का आगाज़ कर दिया है, जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि सूबों के हिस्से का कम अज़ कम 10वां हिस्सा समाजी और मालियाती शोबों में कारकर्दगी के साथ मशरूत किया जाए। खबर में सरकारी ज़राए का हवाला देकर लिखा गया है कि वफाक इस बात पर गौर कर रहा है कि फेडरल डिविजिबल पूल का एक हिस्सा बड़े डैम के मंसूबों के लिए मुख्तस किया जाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और दीगर खसूसी इलाकों के लिए भी खसूसी फंड्स रखे जाएं। खबर के मुताबिक रवा हफ्ते क्यू ब्लॉक में इस हवाले से अहम वजारतों का इजलास हुआ, जिसमें कानून, मनसूबाबंदी, खजाना और इक्तसादी अमूर के वज़रा के साथ वज़ीर आज़म के कलीदी अफसरान ने भी शिरकत की। और इन मुशावरतों की रोशनी में यह फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत यह मुकदमा बनाएगी कि सूबों को 16 साल कबल जो हिस्सा दिया गया उसमें से या तो अपने अखराजात कम करके या सूबों की आमदन में कटौती करके कुछ हिस्सा वापस लिया जाए।
अहम बात यह कि एनएफसी मुज़ाकरात की तैयारी के लिए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पिछले माह वजीर आजम को खत भी लिखा था, जिसमें इस मामले पर फौरी बातचीत शुरू करने पर जोर दिया गया था। खबर के मुताबिक इब्तदाई तजावीज़ में यह ऑप्शन भी शामिल है कि सूबों को वफाकी टैक्सों में मिलने वाले हिस्से का कम से कम 10 से 15% तालीम, सेहत, आबादी के इंतजाम और माहौलियाती इशारियों में बेहतरी से मशरूत किया जाए। हुकूमत ये भी चाहती है कि सूबों को टैक्स वसूली की कोशिशों पर इनाम दिया जाए और वसाइल को सूबाई टैक्स हासिल करने की कोशिशों से मुंसलिक किया जाए। खबर के मुताबिक वजारत खजाना ने इस हफ्ते वफाकी वज़रा को आगाह किया कि सिंध ने वजीर मनसूबा बंदी की जानिब से एनएफसी फार्मूले में नजरसानी की तजवीज़ पर एतराज़ उठाए हैं और ऐसे ही एतराज़ात पंजाब की तरफ से भी मुतवक्को है। अब अहम बात यह है कि पिछले कई सालों से मुख्तलिफ हुकूमतें एनएफसी के तहत सूबों को फंड की मुंतकली के बाद वफाक के पास वसाइल ना बचने पर एतराज़ात उठाती रही हैं। यह भी कहा जाता रहा है कि सूबों को टैक्स पूल में से 57.5% फंड्स मिलने के बावजूद सूबे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, जबकि हालिया कुछ दिनों में इन्हीं एतराज़ात को लेकर सियासी और कारोबारी हलकों की जानिब से भी मुल्क के नए सूबों के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। और आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी चारों सूबों की तकसीम करके 3-3 नए सूबे में तकसीम करने का मुतालबा कर दिया है। एलामिया के मुताबिक IPP के सदर और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि चारों सूबों में नए सूबे बनने चाहिए और चारों सूबों में नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम के साथ नए सूबे बनाने होंगे जो मुल्क की इस्तेकाम और मईशत की बेहतरी में मुआविन साबित होंगे। इसके अलावा सेनेटर फैसल वावडा, जो मुक्तदरा हलकों के करीब समझे जाते हैं और अक्सर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ सामने रखते हैं, वो भी अब मुसलसल नए सूबों के क़याम और एनएफसी फार्मूले में तब्दीली का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। ये थोड़ी पॉसिबल है कि आप किसी को 25 करोड़ का सूबा दे दे, किसी को 5 करोड़ का सूबा दे दे, किसी को 18 करोड़ का सूबा दे दे। बाप का राज थोड़ी चल रहा है यहाँ। आपको सूबे, अगर आपको पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, बका चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने होंगे, ठीक है। आपको एनएफसी को एड्रेस करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ना पहले, जो हमारी गवर्नमेंट जब थी तब, और आज भी फेडरल गवर्नमेंट के खाते में तो कुछ नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या है? वो पैसे लेती है, कर्जे लेती है, सूबों को दे देती है। सूबों ने अपने बाप की जागीर बनाई है। पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में तबाही मची है, पहले ही मची हुई, आज भी मची। पूरे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप ना स्पेसिफिक सिंध की बात करें, ना स्पेसिफिक पंजाब, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें। मुल्क को आगे चलाने के लिए जो हम सब चाहते हैं, एक एनएफसी को रीएड्रेस करने की जरूरत है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बहुत जरूरत है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने पड़ेंगे, जरूरी है। आपको एनएफसी को रीएड्रेस करना, विजिट करना जरूरी है। हर जगह के ऊपर कई दर्जन सूबे होने चाहिए भाई, सब आजमाए हुए लोग हैं। जब तक आप सूबे नहीं बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, जब तक आप एनएफसी को एड्रेस नहीं करेंगे, 18वीं तरमीम को एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं हो सकता पाकिस्तान आगे चल सकता। सेनेटर फैसल वावडा, जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वोटों पर सेनेटर मुंतखब हुए थे, वो नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन मुतालबात और क़यासराइयों के दौरान ही सिंध में नए सूबों के क़याम के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है नए सूबों के बारे में? मेरा तो ये ख्याल है कि कोई ज़रूरत नहीं, और ख़ासतौर पे सूबा सिंध में, और उसकी वजह यह है कि सूबा सिंध के लोगों की अक्सरियत ये नहीं चाहती। सूबे सिंध में तमाम सियासी जमातें बशमूल PTI के इस बात पर इत्तफाक है कि नए सूबे सिंध में नहीं बनने चाहिए, और सिंध की जो इस वक्त हैसियत है, जो उसकी पोजीशन है, वो इसी तरह रहनी चाहिए। आपने कहा जी इस पर जो है दूसरा सूबा इंतजामी यूनिट बना दिया जाए, तो अगर एक तो खैर ये मैं बता दूंगा, किसी के ख्वाब व ख्याल में ना रहे, कोई दूसरा सूबा जो है सिंध में नहीं बनेगा। जबकि इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एनएफसी फार्मूले में सूबों के हिस्से में कमी को भी मुस्तरद कर चुके हैं। फौरी तौर पे एनएफसी को बुलाना चाहिए, नया एनएफसी अवार्ड दिलवाना चाहिए, तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए, और जो वफाकी हुकूमत की नालायका है, नाकामियां हैं, ना उनकी अपनी कमजोरियां हैं कि उनका FBR टैक्स जमा नहीं कर सकते, वो अपना बजट्स बना नहीं सकते उस तरीके से। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी सूबों के हिस्से में कमी के बजाय उसमें इजाफे की बात कर रहे हैं। इसलिए अब देखना होगा कि वफाकी हुकूमत इन अहम मामलात पर अपने अहम इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। इस हवाले से आज सदर मुमलिकत ने 11वां एनएफसी तश्कील दे दिया है, जिसमें वफाकी वजीर खजाना और चारों सूबों के वज़राए खजाना के अलावा चारों सूबों से एक एक माहिर को कमीशन में शामिल किया गया है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल कियानी ने। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसके फेलियर पे बात हो रही है, उसको तब्दील करने पे बात हो रही है। आपने सुन लिया इंट्रोडक्शन में, एक तो कहा जा रहा है कि एनएफसी अवार्ड को तब्दील किया जाए जिसमें वफाक का शेयर ज़्यादा हो, सूबों का कम हो। फिर ये कहा जा रहा है कि जो सूबों को शेयर मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट्स तक
बेहतर तरीके से मुंतकिल हो, उसके लिए कोई कानून साजी की जाए, और फिर ये कहा जा रहा है कि मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर हो सके। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए जैसे कि आपने अभी अपने इस सेगमेंट के इंट्रो में फरमाया, 11th NFC का ऐलान कर दिया गया है जी, नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना, चारों सूबों के वज़राए ख़जाना हैं और चारों सूबों के नुमाइंदा, टेक्निकल आप कह लें नॉमिनीज़, वो भी मौजूद हैं। तो इस एक तो ये आज नोटिफिकेशन आ गया है और इस NFC के अंदर देखिए, इस NFC जब ये बैठेगी तो ये दीगर चीज़ों को देखेगी, इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली भी देखेगी कि जब से हमारा 7th NFC अवार्ड जो अभी तक लागू है, जिसके तहत टेक्निकली स्पीकिंग 42.5% जो है वो वफाक के पास रहता है डिविजिबल पूल में से, और बकिया जो 57.5% होता है वो सूबों के पास जाता है। मगर जो वफाक का हिस्सा है उसके अंदर से और भी कुछ चीज़ें जाती हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेरर के लिए 1% था, ऑक्ट्रा ज़िला टैक्स उसका सिंध का 0.66% है, दीगर और चीज़ें हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा कि वो अवार्ड और उसके नतीजे में फ़ेडरल फाइनेंसेस का, प्रोविंशियल फाइनेंसेस का क्या आलम रहा है, और उसके बाद आगे इस फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन, सूबों के दरमियान आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो, और दीगर और उमूर जो वफाकी फाइनेंसेस से रिलेटेड है, इस पर बातचीत होगी। और इस हवाले से पहली जो इब्तदाई मीटिंग है इस NFC की, वो इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह कॉल कर दी जाएगी। उसकी तारीख अगस्त के अंदर ही, अगस्त के अंदर इंशाल्लाह पहली मीटिंग कॉल कर दी जाएगी और उसकी तारीख भी अगस्त के अंदर ही रखी जाएगी। आपको याद है कि बजट के दौरान भी, बजट से पहले भी ये वादा हुकूमत करती आई थी, इसका जिक्र करती आई थी। तो उसी वादे के मुताबिक ये NFC का ऐलान भी कर दिया गया है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, और इसकी पहली मीटिंग भी। वफाक में जो अहम वजारतें हैं उनकी आपस में कंसल्टेशन भी हुई है इसी हफ्ते क्यू ब्लॉक में, जिसमें प्लानिंग के वजीर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, और इस पर बात हुई है कि वफाक अपने फाइनेंसेस को कैसे बेहतर बना सकता है, क्योंकि चाहे एहसन इकबाल साहब हो, माजी में कुछ वज़राए ख़जाना हो, ये बात करते रहे कि जो फाइनेंस फेडरल का होता है वो बड़ा स्ट्रेस आउट हो जाता है, बहुत कम पैसे बचते हैं सूबों को देने के बाद। जी वो एक इसी जो अभी हफ्ता गुजरा है वर्किंग वीक, इसके अंदर एक छोटी सी मीटिंग हुई थी और एक वो वर्किंग ग्रुप था जी, फेडरल गवर्नमेंट का आप कह लें, प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर एक ग्रुप था, और उस मीटिंग की सदारत फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की थी। उसमें प्लानिंग मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, मैं मौजूद था, हमारे एक मिनिस्टर फॉर EAD थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, दीगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे। और उस मीटिंग के अंदर कोई ऐसी कोई कंक्लूसिव चीज़ या आप कहें कि कोई नतीजा नहीं था। ये इसी हवाले से बातचीत थी कि जो NFC को तश्कील देने का और उसकी मीटिंग कॉल करने का वादा वफाकी हुकूमत ने किया हुआ था, उसके लिए एक इंटरनल आप कह लें वर्किंग मीटिंग थी कि उसमें आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है, पहली मीटिंग कब कॉल करनी है, उसके हवाले से जो डेटा गैदरिंग है, और आगे से वफाकी हुकूमत ने जो अपनी एक ओपिनियन बनाने का या मौक़िफ़ बनाने का उसमें तैयारी करनी है, या ओवरऑल उस फाइनेंस कमीशन को जिस तरह फैसिलिटेट करना है डेटा के हवाले से, या डेटा सूबों से जो मांगना है, ताकि एक सैर हासिल गुफ्तगू हो और आगे आइंदा हफ्तों में, महीनों में, या जितना भी टाइम इस NFC को लगता है एक नतीजे पर पहुंचने के लिए, किस तरीके से एक ऐसा आगे वे फॉरवर्ड बनाया जाए कि कंसेंसस फॉर्म किया जाए और ऐसा एक सोल्यूशन निकले जिससे ओवरऑल प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट सबकी वफाक का वो ये है कि हमारे फाइनेंसेस कम रह जाते हैं, सूबों को ज़्यादा मुंतकिल होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें डिबेट होती रही हैं, या तो फाइनेंसेस जो सूबों को मुंतकिल किए जाते हैं उनका शेयर कम करें, कहा जाता है कि अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो कुछ अखराजात जो है उसकी जिम्मेदारी सूबों पर डाली जाए। क्या इसी पर काम होगा? शहजाद साहब देखिए, देयर आई थिंक दीगर उमूर पर बातचीत इस NFC की डिस्कशंस में होगी, और ये एक लंबा सफ़र होगा, और मेरे ख्याल से उसमें और मुश्किल सफ़र होगा। नहीं देखिए, मुश्किल तो यकीनन होगा क्योंकि ये कौमी चैलेंजेस हैं, मगर इसको हम सबको, सूबों को, वफाकी हुकूमत को मिल के एज अ कॉमन चैलेंज देखना होगा कि हाउ डू वी अराइव एट अ सोल्यूशन जिसमें हमारे लोगों की बेहतरी है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिल के किस तरीके से एक ऐसे सोल्यूशन पर आती हैं जिससे ओवरऑल हमारी गवर्नेंस में बेहतरी आती है और ओवरऑल हम आवाम को जो सोल्यूशन देना चाहते हैं उसमें बेहतरी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से जी उसमें यकीनन जो आपने बातें की हैं, ऐन मुमकिन है ये पॉइंट्स भी आगे डिस्कस हों, ऐन मुमकिन है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें अपने दीगर प्रपोजल्स, अपने दीगर सोल्यूशंस, अपने दीगर डेटा पॉइंट्स वहाँ पर लेकर आएंगी और इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। एंड आई थिंक इस डिस्कशन को जितनी भी वक्त दरकार होगा वो उसको दिया जाएगा ताकि कंसेंसस पे अराइव किया जाए। देखिए इसमें एक पिच करेंगे, अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्टिव यही है कि वफाक के वसाइल बढ़ जाए और सूबों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इन सियासी हालात में खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, उनको कैसे मनाएंगे? पीपल्स पार्टी तो वैसे ही कह चुकी है, बिलावल साहब कह चुके हैं सूबों का शेयर बढ़ना चाहिए, कम नहीं हो सकता।
जी देखिए शहजाद साहब, मैं इसलिए अभी कोई चीज़ इस हवाले से कैटेगोरिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये तो फाइनेंस कमीशन जब बैठेगा तो खुद उसका एजेंडा सेट करेगा और उसमें फिर सारे उस कमीशन के 5 मेंबरान, 4 सूबे और वफाकी हुकूमत, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर लेकर आएंगे। पहले तो मेरे ख्याल से आगाज़ होगा विद एन एनालिसिस ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव डेटा और आगे इस बात को लेकर जाया जाएगा। देखिए बहुत ये अहम है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसके अंदर ये देखा जाए कि हमने इकट्ठे एक कॉमन गोल किस तरह अचीव करना है, जिसमें ओवरऑल फिस्कल सस्टेनेबिलिटी सूबों की और वफाक की भी हो और फंड्स की अवेलेबिलिटी ऐसी हो कि जो सूबों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है वो भी कर सके, वफाकी हुकूमत भी अपनी पूरी कर सके और कहीं पर भी ऐसा मामला ना मुश्किल पैदा करे जिसमें हमारा शहरी या हमारा मुल्क सफ़र करे। दैट इज़ द कॉमन गोल। उसके लिए हमें कॉमन सोल्यूशंस को देखना होगा। आपसे शहजाद साहब एक बात बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 11वां NFC आज अनाउंस किया गया है। जो अभी लागू है ये 7th NFC अवार्ड है। 8वें, 9वें और 10वें NFC कायम किए गए थे मगर देवर इनकंक्लूसिव, बिकॉज ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एम ये है कि कंसेंसस के साथ इसको आगे लेके जाया जाए। तो इसीलिए जो मैंने आपके सामने भी बात पेश की है, जब उस एजेंडा के साथ, उस सोच के साथ, उस वे फॉरवर्ड के साथ आगे चलेंगे तो दैट इज द ओनली वे वी विल बी एबल टू अराइव एट अ वे फॉरवर्ड। बट येस, वी डू हैव टू, आई थिंक एवरीवन हैज टू सिट विद एन ओपन माइंड टू इंश्योर कि हम इन कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। वाडा साहब के मैंने कई बयान सुनाए, उनके बयान को हम खासी अहमियत भी देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो मुक्तदरा का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अक्सर आके देते हैं, जिसमें वो NFC की भी बात कर रहे हैं, मजीद सूबे बनने की भी बात कर रहे हैं। इस मौके पे हुकूमत समझती है वाकई कि आप लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब शायद मजीद सूबे बनाने की बात की जाए। आज आपके वफाकी वजीर अलीम खान साहब, उन्होंने भी कहा है कि हर सूबे में 3-3 सूबे मजीद बनाए जाएं, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। नहीं देखिए, ये सोच है वफाकी हुकूमत में कहीं पर? देखिए शहजाद साहब, अभी मेरे इल्म में तो नहीं है जी कि हमारे कोई ऐसी कोई चीज़ मैं आपको कहूँ कि हमारी किसी मीटिंग में वैसी डिस्कस हुई हो, मगर ये आप जानते हैं कि माजी में भी ये बातें हुई हैं, इलेक्शनों से पहले भी हुई हैं। ऊपर की बात तो नहीं है? नहीं देखिए, नहीं देखिए, जो बात होनी है वो इसी पार्लियामेंट में होनी है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, इसी तरह सूबों की बात कोई नई नहीं है, नए सूबों के क़याम की बात पहले भी हुई है। इसके अंदर हमें देखना होगा कि अगर हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को, हमारी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो सोल्यूशन बनती है तो बिल्कुल उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहिए जी, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम बेहतर इस मुल्क को गवर्न कर सकते हैं, जिससे हम बेहतर अपने शहरियों को, अपने बच्चों को आगे मुस्तकबिल में सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं, तो यकीनन उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी तारीख को भी मद्देनज़र रखते हुए, अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को। मेरे ख्याल से मजीद बात करने की और डिस्कशन करने की जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हालिया बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों के नतीजे में शदीद तबाही की लपेट में है। PDM खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पिछले हफ्ते फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में सूबे में 393 अफराद जहां बहक हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बुनेर था जहां 234 अफराद सैलाबी रैलों की नजर हुए हैं। अब एक तरफ जहां बारिशें और सैलाबी रैले अलग इंसानी तबाही की दास्तानें रकम कर रहे हैं, वहीं ऐसे वाकयात में इंसानियत और कुर्बानी की मिसालें भी सामने आ रही हैं। ऐसी एक मिसाल खैबर पख्तूनख्वा के जिले बुनेर के गांव बिश्नोई के ज़हूर अहमद की है, जो पिछले हफ्ते बिश्नोई में आने वाले सैलाब में मकामी लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आया। ज़हूर अहमद बुनेर के गांव बिश्नोई में एक उस्ताद और एक फ्लाई तंजीम का रज़ाकार था, जो कि खुद तो सैलाबी रैली के नजर हो गया लेकिन कई लोगों को नई जिंदगियां दे गया। इसी हवाले से देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदा दानियाल अजीज की ये रिपोर्ट। जिला बुनीर के गांव बिशोड़ई के नौजवान साहिबजादा ज़हूर अहमद एक सरकारी स्कूल के उस्ताद थे। 15 अगस्त को जब वो स्कूल जाने के लिए घर से निकले तो अचानक सैलाबी रैले ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। ज़हूर अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ अपने ख़ानदान के अफराद, स्कूल के बच्चों, बल्कि गाँव के दीगर लोगों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ताहम इसी दौरान सैलाबी रैले में आने वाले एक पत्थर से टकराकर जिंदगी की बाजी हार गए। पानी बहुत तेज था और कोई इधर भाग रहे कोई उधर भाग रहे, एक हो का आलम था। ज़हूर पूरी तरह एक्टिव था, किसी को इधर बचा रहे किसी को उधर बचा रहे। इसी दौरान वो लोगों को बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी सैलाब की नज़र कर गए। तकलीफ़ से गुज़र रहे हम सारे, लेकिन ये है कि प्राउड इस चीज़ पे फील हो रही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी लेकिन बहुत सारे लोगों को बचा लिया। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो अपने आप को रोक नहीं पा सके, और जब वो पानी ने उनको लपेटा और वो बह रहा था तो उन्होंने जाते जाते एक लफ्ज़ कहा
कि मैं जा रहा हूँ, पानी में मत आना। मकामी अफराद के मुताबिक ज़हूर अहमद ने सबको बचाने की कोशिश की। अगर वो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर 25 से ज़्यादा अफराद की ज़िंदगियाँ बचाई। बिश्नोई में अपनी जान को दाव पर लगाकर लोगों की जिंदगियां बचाने वाले ज़हूर अहमद तो नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे कुर्बानी की लाजवाल मिसाल छोड़ गए। इसी हवाले से BBC ने अपनी स्टोरी में ज़हूर अहमद की कुर्बानी का जिक्र करते हुए बताया कि मोहम्मद एजाज, जिन्हें ज़हूर अहमद ने रेस्क्यू किया था, कहते हैं कि वो अपने दो भतीजों समेत सैलाबी रैले में फंसा किसी गैबी मदद का मुंतजर था कि अचानक मुझे 2 मजबूत हाथों ने थामा और जब मैंने देखा तो वो ज़हूर थे। उन्होंने मुझे थाम कर बाहर निकाला और मेरी मदद की। इसके अलावा एक और शख्स मोहम्मद अशफाक बताते हैं कि मैंने देखा कि एक मेहमान का मोटरसाइकिल पानी में बह रहा था तो ज़हूर ने उसको पकड़कर बाहर निकाला ताकि मेहमान के मोटरसाइकिल को नुकसान ना पहुंचे। वो बताते हैं कि मेहमान के मोटरसाइकिल बाहर निकालते ही एक बड़ा पत्थर आया जो पहले ज़हूर की एक टांग पर लगा और फिर दूसरी टांग पर। इस मौके पर हमने उनकी मदद के लिए कोशिश की और आगे बढ़े तो उन्होंने हाथ उठाकर हिलाया और ज़ोर से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग पानी में ना आना, और बाद में उनकी लाश 2 किलोमीटर दूर से मिली। इसके अलावा इंसानी जज्बे और कुर्बानी की ऐसी एक मिसाल आज गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर से सामने आई है, जहाँ ग्लेशियर फटने के नतीजे में कई घर तबाह हो चुके हैं। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर एक चरवाहे ने खुद समेत अपने खानदान की जिंदगी दाव पर लगाकर किसी बड़े मुमकिना इंसानी अलमिये को टालने में अपना किरदार अदा किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल के मुताबिक ग्लेशियर फटने का वाकया उस वक्त पेश आया जब पूरा गांव सोया हुआ था, लेकिन ग्लेशियर फटने का वाकया रूनुमा होते ही बरसाती नाले के किनारे मुकीम चरवाहे अंसार ने फौरन फ़ोन के जरिए गाँव के लोगों को इत्तला दी, जिसके नतीजे में घरों को खाली किया गया और सैकड़ों इंसानी जानें बच गईं। ताहम खानदान के 5 अफराद समेत चरवाहा सैलाबी रैली की जद में आकर फंस गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल के मुताबिक आज शाम तक अंसार की फैमिली के 5 अफराद में से 3 खवातीन को पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि अंसार समेत 2 मजीद अफराद नाले में ही अपने माल मवेशी के साथ महफूज मकाम पर हैं। यह है कुर्बानी की वो लाजवाल मिसालें जो खतरनाक तरीन सूरत हाल में भी अपने बजाय दूसरों का सोचकर कई खानदानों की जिंदगी के बचाने का बाइस बन रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।